गैसेस का मास, गैसेस का मास, ठीक है। अभी ये जो गैसेस है, देखो इसको इजीली मैं आपको समझाता हूं। ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, इनका एक फिक्स मास है, ठीक है। ये जो मास है अभी अभी इस कंटेनर के वॉल्यूम में, कितने कंटेनर में, इसका वॉल्यूम है समझ लो 5 लीटर, 10 लीटर। कितना है? 10 लीटर। समझ में आया? अभी ये सारी, ये जो इस गैस का मास है, इस गैस का मास है, मतलब समझ लो अभी इसका मास है 50 यूनिट्स, है ना, इन 10 लीटर। 50 यूनिट्स इन 10 लीटर, 50 यूनिट इन 10 लीटर। अब मान लो इस कंटेनर में हम प्रेशर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे। इस कंप्रेशर को नीचे ले जाएंगे, कंप्रेशर को नीचे ले गए। यहां पर जो ये वॉल्यूम है इस कंटेनर का वो 10 लीटर है। कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो ये यहां पे जाके 5 लीटर हो गया। क्या हो गया? 5 लीटर। अब वॉल्यूम हो गया 5 लीटर, वॉल्यूम हो गया 5 लीटर, लेकिन मास क्या है? 50 यूनिट्स, है ना। तो मास क्या हो गया? 50 यूनिट्स इन 5 लीटर। समझ में आया? तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो हेनरी का कहना यह था कि जो मास होता है गैसेस का किसी गिवन वॉल्यूम पे, है ना, वॉल्यूम कुछ भी गिवन किया, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, है ना, एट गिवन वॉल्यूम, है ना, मास ऑफ, कितने मिनट का हो गया है? 35 मिनट का हो गया, हो सकता है चेंज हो गया होगा वीडियो। मास ऑफ लिक्विड, सॉरी, मास ऑफ गैस dissolve in given volume, given volume is volume of liquid एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर is directly proportional to its pressure, ठीक है। किसी गैस का मास प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना मास बढ़ेगा, जितना प्रेशर घटाएंगे उतना मास घटेगा, है ना, गिवन वॉल्यूम में। आया समझ में? ये हेनरी का लॉ था। अब इसमें कांस्टेंट लगा देता है वो, तो ये हो जाता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा तो यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट लग जाएगा। m इज इक्वल टू के, हेनरी का कांस्टेंट, प्रेशर। समझ में आया? m के hp, ठीक है। हेनरी का कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रेशर, नीचे आ जाएगा m/p। समझ में आया? हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडा है, उसमें कुछ नहीं ज्यादा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये यूज आएगा। खासकर ये हेनरी कांस्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर एक और चीज बोल रहा है वो, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस assumed as a measure of solubility, the Henry's law may be expressed as a mole fraction of the gases in solution is directly proportional to the partial pressure of the gas present over the gas, ठीक है। मतलब कि एक ही लिक्विड में 2-3 तरह की गैसेस डिसोल्व है, ठीक है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और
कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों गैसेस जो है वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर तीनों गैसेस के मोल फ्रैक्शन मतलब तीनों के अलग अलग मोल्स, है ना। अभी यहां पर तीनों का कुछ इकट्ठा मोल भी होगा, है ना। यहां पर तीनों के अलग अलग मोल, ऑक्सीजन का मोल, नाइट्रोजन का मोल और CO2 का मोल, ये इनका मोल फ्रिक्शन है, ये इनका रेशियो है। ठीक है, क्या है, रेशियो। तो यहां पर इन तीनों का जो मोल फ्रिक्शन है, मतलब ये इन तीनों के मोल फ्रिक्शन मतलब मास, इन तीनों का जो पार्शियल मास है ना, अलग अलग लेंगे तो पार्शियल बोल देंगे, है ना। इन तीनों का अलग अलग पार्शियल मास जो है इनके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया। इनका जो मोल फ्रिक्शन है, मोल होगा तो टोटल मोल मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 तीनों का मिलकर, और मोल फ्रिक्शन बोल दिया तो तीनों का अलग अलग मोल फ्रिक्शन, है ना। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ गैसेस इज, मोल फ्रिक्शन ऑफ गैसेस, है ना, P, ये पार्शियल प्रेशर, P यानी पार्शियल प्रेशर, या तो ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का या CO2 का अलग अलग। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ गैसेस। X इज मोल फ्रिक्शन, क्या है ये, मोल फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां पर X इज मोल फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये P हटा के यहां पे फिर से अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वही हेनरीज कांस्टेंट आ जाएगा, KH(X). यहाँ अलग अलग गैसेस के लिए अगर बहुत सारी गैसेस एक ही लिक्विड में डिसॉल्व है तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हेनरीज कांस्टेंट हो गया। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है ना। फर्स्ट क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होगा तो उस पर एप्लीकेबल ये नहीं होता है ना। हेनरीज लॉ क्या है कि मास बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या पार्शियल प्रेशर या प्रेशर बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट है और 10 ग्राम या 90 ग्राम सॉल्वेंट है और 10 ग्राम सोल्यूट है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, है ना। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल है। प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लो एंड हाई रिस्पेक्टिवली। प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड, गैस लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, गैस शुड नाइदर एसोसिएट और डिसोसिएट इन लिक्विड, गैसेस का टूटना भी नहीं होना चाहिए। जैसे हाइड्रोक्लोरिक गैस हमने वाटर में डिसोल्व करी, है ना, या फिर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस डिसोल्व करी, तो ऐसा नहीं हो कि ये दोनों मिलकर HCl बना ले। और अगर हमने HCl गैस डिसोल्व करी तो ऐसा नहीं हो कि हाइड्रोजन और Cl में टूट जाए। समझ में आया, ऐसा नहीं होगा तो ये एप्लीकेबल होगा। आया समझ में, नहीं तो पार्शियल प्रेशर वाला मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये एप्लीकेशंस जैसे कि सोडे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना, है ना, वो जो सोडा होता है कार्बोनेटेड वाटर, क्या बोलते हैं उसका, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्यूरेजेस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, है ना। जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर पे, उसके अंदर बहुत सारी प्रेशर लगाई जाती है जिससे CO2 ज्यादा से ज्यादा सोडे के अंदर डिसॉल्व हो जाए, है ना। तो ये हेनरीज लॉ के कुछ एग्जांपल्स है फॉर रेस्पिरेशन ऑफ डीप सी, है ना। अंदर डीप सी में इसको पढ़ना आप, डीप सी को डिटेल में, वो जो नाइट्रोजन वाला बता रहा था इसी में आएगा। डीप सी डाइवर्स, है ना, जो समुद्र के अंदर गहराई में डाइव करते हैं, पढ़ते हैं इसको। एयर फॉर रेस्पिरेशन, कंप्रेस्ड एयर फॉर रेस्पिरेशन एट हाई प्रेशर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर मोर सॉल्युबल इन ब्लड। ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बट नाइट्रोजन रिमेन्स इन ब्लड। मैंने बताया था आपको अभी कि प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जल्दी से यूज्ड अप हो जाती है। मान लो आप समुद्र की गहराई में गई तो पानी में प्रेशर बढ़ेगा आपका, है ना। अभी जो आपका प्रेशर क्या है, सॉरी, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है, मतलब सिर्फ गैसेस का प्रेशर है हमारे ऊपर। वाटर के अंदर जाएंगे तो वाटर का भी प्रेशर आएगा। तो डीप जो प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जल्दी यूज्ड अप होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता है, और ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो सिर्फ ब्लड में क्या बनता है, बचता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। आर मोर सॉल्युबल इन ब्लड, ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बट नाइट्रोजन रिमेन्स इन ब्लड। नाइट्रोजन बच जाता है ब्लड में,
ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड एज बबल्स, ये ब्लड में ऐसे बबल्स रिमेन होता है। दिस बबल्स अफेक्ट नर्व इम्पल्सेस, हमारी जो न्यूरॉन्स है ना, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड जो सिस्टम है, न्यूरॉन्स, नर्व, है ना, इम्पल्सेस एंड प्रोड्यूस दिस इज कॉल्ड बेंड, है ना, बेंड डिसेस हो जाती है, इट इज डेंजरस टू लाइफ, है ना, और हमारी लाइफ खत्म हो सकती है, एंड लाइफ डेंजरस एंड पेनफुल ऑल्सो। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ इट इन द टैंक्स यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय डीप सी, है ना, तो वहां पे क्या करते हैं डाइवर्स कि वो अपने साथ एक टैंक ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, टैंक, तो उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरी गैसेस भी मिक्स होती है, जैसे हीलियम या फिर और दूसरी गैसेस, ठीक है, तो वो उनके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन अपनी रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो वो क्या रहता है मिक्सचर, 11.7% हीलियम होता है, 56.2 नाइट्रोजन और 32.1 ऑक्सीजन होता है। दिस मिक्सचर इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू द प्रेशर इन एयर, वो ऑक्सीजन के प्रेशर को वही बना रखता है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे हमारी बॉडी में यूज्ड होती है और सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं बचता है। समझ में आया? तो ये हेनरीज हाई एल्टीट्यूड पे रेस्पिरेशन के लिए भी इसका यूज होता है, वहां पे भी टैंक्स ले जाते हैं, ठीक है, नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, जो नाक से खून बहने लगता है ना, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज लोअर देन ग्राउंड लेवल, दिस इज द रीजन लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एंड ब्लड ऑफ लिवर एंड पीपल लिविंग here this causes weakness and decreases in thinking ability, the symptoms are called anoxia, है ना, वहां पे क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ता है जिससे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए लोग अपने साथ में ऑक्सीजन ले जाते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर लेते हैं, है ना, अगर वो नहीं लेंगे तो ये सारी एनोक्सिया जैसी समस्या आएगी, उसमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है और भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो ये हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या है कि किसी भी गैसेस का मास उसके प्रेशर के बराबर होता है, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना मास गैसेस का बढ़ता है, ये अभी हमने इस एप्लीकेशन में देख भी लिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस खत्म हुआ है। अब इसके बाद है सॉलिड सॉल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। इसके बाद में हम चालू करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन और सॉलिड ऑफ सॉल्यूशन और सॉलिड इन लिक्विड, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन है, जिसमें सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड में सॉलिड में जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में ये दो टाइप के सॉल्यूशन है, वो मैं बता देता हूं, फिर इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। वो क्या है, एक तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूशनल, इसके डायग्राम देखोगे बहुत आसानी से समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन के लिए है, और दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सॉलिड का लिक्विड में सॉलिड का, तो जैसे कि पानी में नमक मिला दिया। गैसेस लिक्विड हमने बता दिया कि ऑक्सीजन गैसेस, नाइट्रोजन गैसेस पानी में मिली रहती है। सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन कैसे बनता है, कोई बताएगा? सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, एलॉयस पढ़े, एलॉयस, ठीक है। 99% स्टील में 0.6% कार्बन मिलाया तो क्या बन गया, जो लोहा है आयरन, आयरन में 99.4% आयरन है और 0.6% स्टील मिला दिया, सॉरी कार्बन मिला दिया, वो क्या बन गया, स्टील। क्रोमियम, निकल और कॉपर या फिर आयरन, ये मिला दिए तो क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है। ये सारे कैसे बनते हैं, ये सारे क्या है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल एंड मोर देन टू मेटल, या फिर नॉन मेटल
है ना, इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, एलॉयज। हम उनको क्या बोलते हैं, एलॉयज। जो तो एलॉयज क्या है, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है। समझ में आया क्या, ये सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन। तो ये 2 टाइप से होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। डायग्राम देखिए, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉल जैसी बना रखी है ना, बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का एक बॉल आता है और ये सॉल्वेंट के बॉल को हटा के खुद यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल, है ना। सॉल्वेंट का बॉल हटाया और सॉल्यूट का बॉल होके यहाँ के फिक्स हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरस्टिशियल में सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो किसी भी गैप में जाके फंस जाता है बीच में। समझ में आया, इनको डिस्टर्ब, जो मेन सॉल्वेंट है इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपके सॉलिड सॉल्यूशन से, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एलॉयज होते हैं, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन 2 मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉयज, है ना। दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। और 2 टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें एक सॉल्यूट को हटा के फिक्स हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और इंटरस्टिशियल जो बीच में जगह ढूंढ लेता है, ठीक है। दिस आर द सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये हमारा आज का सेशन था। अब इसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।